स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या आप इंडियन आर्मी के मोटो को जानते हैं, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम या वीर भोग्य वसुंधरा, या इंडियन नेवी के मोटो को जिसका नाम है वयम रक्षामा। ये सारे मोटिव्स या ये सारे मोटो इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस के ओरिएंटेशन को हमें बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ's पॉलिसी वॉच और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट इंडियाज डिफेंस पॉलिसी एंड दैट टू आर्मी। दैट मीन्स हम आर्मी एडिशन की बात कर रहे हैं। डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस में हम आर्मी के पक्षों की बात करेंगे। नाउ इंडियन डिफेंस फोर्सेस यानी कि भारतीय थल सेना जो है, पर्टिकुलरली हमारी लैंड बेस्ड टेरिटोरियल सेना जो है, ये बेसिकली 85% ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हैं, यानी कि 85% पर्सनल्स थल सेना के पार्ट हैं। अगर मैं फुल डिटेल्स में बताऊं, फॉर एग्जांपल 14 लाख प्लस सोल्जर्स, यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स हमारे तीनों सर्विसेज के पार्ट हैं और उसमें से 85% हमारे थल सेना के पार्ट हैं। ये हमें विश्व के दूसरे सबसे बड़े कॉम्बैट फोर्सेस की श्रेणी में रखती है। यूं तो देखा जाए, भारतीय थल सेना का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता से नहीं बल्कि ब्रिटिश एरा से भी जुड़ा हुआ है। दे ट्रेस देयर ओरिजिन बैक टू द ब्रिटिश एरा। नाउ ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस, जो ब्रिटिश की इंडियन फोर्सेस थी, उन्होंने कई हेजेमोनिक वॉर्स लड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं, they fought with the Marathas, they fought with the Mysores, they fought with the Punjabs. Not to forget, they also removed Mughals. उन्होंने मुगलों को भी लोहा दिया और शायद उन्हें हमेशा के लिए भारत से या भारतीय महाद्वीप से हटाया। Now, even before that, Britishers भारतीय महाद्वीप में इसलिए काबिज हो सके because they had some or the other technological edge. और ये टेक्नोलॉजिकल एज पहली बार वो सूडान की फाइट में हमें बताते हैं। सूडान जो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने 1890 में एक छोटी सी लड़ाई लड़ी। इट वॉज अ वेरी स्मॉल वॉर बट albeit दैट शोड व्हाट टेक्नोलॉजिकल एज दे हैड। उन्होंने ये वॉर इसलिए लड़ी बिकॉज एक ब्रिटिश एजेंट की मौत हो गई थी। वहाँ पे ब्रिटिश एजेंट वॉज किल्ड इन सूडान। इंडियन ओशन में 1000 माइल्स पार करने के बाद उन्होंने सूडान के साथ लड़ाई लड़ी और एक निर्णयात्मक डिक्टम दिया, यानी कि एक सेंटेंस कहा, और वो सेंटेंस है द मैक्सिमस वी हैव द मैक्सिम गन दे हैव नॉट। यानी कि हमारे पास मैक्सिम गन है, जिसका आप कह सकते हैं मशीन गन्स है, उनके पास नहीं है। ये उनका टेक्नोलॉजिकल एज था जो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में 19वीं और 18वीं शताब्दी में कायम कर रहा था। टेक्नोलॉजिकल एज अपने आप में समय समय से बदलते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो एक ज़माने में चंगेज़ खान बो और एरो को ही टेक्नोलॉजिकल एज बना के रखते थे, या बाबर के आने के साथ ये टेक्नोलॉजिकल एज बारूद में तब्दील हो गई, दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज गन पाउडर। और ब्रिटिशर्स के आने के साथ ये टेक्नोलॉजिकल एज प्रोजेक्टाइल वेपन्स में तब्दील हो गई। अब बात करते हैं कि भारतीय थल सेना के पास, जो आज की हमारी भारतीय थल सेना है, इनके पास ऐसे कौन से नए टेक्नोलॉजिकल एज हैं, या तो कहें इस संघर्ष की कौन सी परिस्थितियां बदली हुई हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप को और भारतीय उपमहाद्वीप को सुरक्षा दे रहे थल सेना को चैलेंज करती है। भारतीय थल सेना ने 4 कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स वॉर लड़े हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि मैं कह सकूं परंपरागत युद्ध लड़े हैं आज़ादी के बाद। ऐसे युद्ध जहां पर आमने सामने की लीनियर बैटल्स फॉलो की जा रही हों। फॉर एग्जाम्पल 1962 62 में इंडो चाइना वॉर, या 65 में इंडो पाकिस्तान वॉर, या 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और 1999 में कारगिल युद्ध। अगर मैं इंडो चाइना वॉर को छोड़ दूं, 1962 के वॉर को छोड़ दूं, तो बाकी के 3 वॉर्स में भारतीय थल सेना को, इंडियन डिफेंस को, एक निर्णयात्मक युद्ध का नतीजा मिला है। दैट मीन्स इट हैज़ फॉट व्हाट यू वी कॉल एज वेरी डिसाइसिव वॉर्स, यानी कि निर्णयात्मक, जहां पर निर्णय हमारे पक्ष में रहा, फेवर्ड हमारे पक्ष में रहा। क्या ये चीज़ हम आज के दशक में कह सकते हैं दैट कैन इंडियन आर्मी फाइट अ डिवाइसिव वॉर, और आई बेग योर पार्डन, फाइट अ डिसाइसिव वॉर और निर्णयात्मक युद्ध? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा अज़रबैजान और आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट का।
अज़रबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट 2019 के अंत में शुरू होकर और उसके बाद यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट 2020 की शुरुआत में हमने देखा कि ये दोनों वॉर शायद कन्वेंशनल या परंपरागत युद्ध के नियमों से काफ़ी अलग रहे। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन की सेना जो शायद रशिया की सेना के 1/3 या 1/4 के बराबर है, रशिया 10 महीने बाद भी, अपने वॉर्स के बाद भी यूक्रेन को पूरी तरीके से डिसाइसिवली हरा नहीं सका है। द सेम थिंग हैपेंड विथ आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। ऑल्दो आर्मेनिया को काफ़ी डिसाइसिव तरीके से अज़रबैजान हरा रहा था, बट all of this was capable because they fought what you call as unconventional war. उन्होंने ये सारे unconventional wars fight किए हैं। Now, how do you explain this unconventional war? For example, ज़्यादातर राजनीतिज्ञ और रणनीतिज्ञ ये बताते हैं कि यूक्रेन बराक्टर ड्रोन्स का यूज़ और इस्तेमाल करने में काफ़ी सक्षम रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है, ताकि रशिया के ज़्यादातर ऑफेंसिव को वो डील कर सके। ये बराक्टर ड्रोन्स, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये बराक्टर ड्रोन्स बनाने में मदद या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ज़्यादातर टर्की के पास है, और टर्की एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स रहा टू बोथ अज़रबैजान एज वेल एज यूक्रेन। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगर आपकी थल सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो, कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत वॉर फाइट करने में माहिर भी हो, रशिया जैसी बड़ी भी हो, फिर भी आप अनकन्वेंशनल वॉर्स, या तो कहें इन शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स जो वो वर्ड यूज़ करते हैं, दैट दीज वॉर्स आर नाउ इन द रेलम ऑफ ग्रे वॉर्स और ग्रे एरियाज एंड हाइब्रिड वॉर्स। तो ये दो जो शब्द हैं, ये ज़्यादातर विश्व की सारी कन्वेंशनल आर्मी के लिए एक चैलेंज है। तो सवाल आता है कि अगर कन्वेंशनल आर्मीज और कन्वेंशनल वॉर स्ट्रैटेजी एक चैलेंज है, तो भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इससे पार कैसे पाए? अगर हम इंडिया की कन्वेंशनल वॉर हिस्ट्री को देखें, बीट 1971, जहां पर ईस्ट पाकिस्तान को हमने अपनी मिलिट्री से स्वॉम्प कर दिया था, और एक बहुत ही उम्दा साइड रोल इंडियन नेवी प्ले कर रही थी बाय स्टेशनिंग इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन बे ऑफ बंगाल। या अगर हम 1999 कारगिल वॉर की बात करें, तो ये हमारे लाइट इन्फेंट्री डिवीज़न की ही ऐसी काबिले तारीफ़ अटैक्स थी जो हमें वापस अपने कारगिल के माउंटेन पीक्स को जीतने में कायम करवाई या कायम रही। बट क्या ये स्ट्रेटजीज़ अब के भारत में, यानी 2020 के बाद के भारत में कायम है? फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी की परंपरागतता यानी कि ट्रेडिशनलिज्म को मॉडर्निज्म की तरफ ले जाने में काफ़ी रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, यानी कि आर्मी के तरफ से ही काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैपिड डिविजन्स का गठन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, दैट रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन इन्फेंट्री डिविजन्स, ये के सुंदर जी के समय में हुआ। के सुंदर जी वन ऑफ आर आर्मी चीफ्स। उसके बाद उन्होंने 3 स्ट्राइक क्रॉप्स का गठन किया। दिस स्ट्राइक कॉर्प्स वर एबल टू पेनिट्रेट डीपली इनटू पाकिस्तान टेरिटरी और एनी अदर एनिमी टेरिटरी। ऑपरेशन ब्रास टैक्स एक तरीके से इसका सबसे सक्षम उदाहरण रहा। इसके बाद वी हैड द कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी। जैसे ही 2009 में हमने अपनी कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी, यानी कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और सडननेस की स्ट्रैटेजी, कि इससे पहले विश्व या वर्ल्ड डिप्लोमेसी हमारे नेबर्स के पक्ष में या हमारे हॉस्टाइल नेबर्स के पक्ष में कुछ बोल सके, विद इन 72 आवर्स इंडियन आर्मी वुड गो वेरी डीप इनटू द एनिमीज टेरिटरी एंड सीज लार्ज एरियाज, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सीज करने में कायम रहे। जब ये स्ट्रैटेजी हमने लाई, देन पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड बाय आर्मिंग इटसेल्फ विद अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स। उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे वॉर हेड्स के न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स का निर्माण करना शुरू किया, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के तरफ भी भारतीय उपमहाद्वीप को ले जा रहा था। तो सवाल ये है कि अगर हम अपनी तरफ से कुछ रिफॉर्म्स भी ला रहे थे, तो पाकिस्तान या हमारे अन्य पड़ोसी देश जैसे चाइना भी हमें नए तरीकों से चैलेंज कर रहा था। तो वक्त है कि इन सब का पार कैसे पाया जाए, यानी हाउ डू वी मेक आवरसेल्व्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वन अप फ्रॉम आवर नेबर्स। सो हाउ टू कम अबाउट दीज चैलेंजेस, इन सारे चैलेंजेस को पार कैसे पाया जाए?
क्या आप जानते हैं कि लगभग हर डेवलप्ड कंट्री, चाहे वो यूएस हो या वो चाइना हो, अपने अपने तरफ से एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की पब्लिकेशन करती है। Particularly, United States, under the Nichols-Goldwater rule, has to present every year what we call as national security strategy to its Congress. So US government national security strategy present करती है, Chinese government defense white paper publish करती है, और ये सारे papers या strategies हमें बताते हैं कि उनके आगामी, उनके फ्यूचर डिफेंस स्ट्रैटेजीज हैं क्या। भारत सरकार ऐसे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज पब्लिश नहीं करती, बट इट हैज़ सम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन्स। 2018 में इंडियन आर्मी ने लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन पब्लिश की, और ये डॉक्ट्रिन जॉइंट कमांड सर्विसेज के साथ 2017 में भी एक डॉक्यूमेंट के साथ इन कंजंक्शन रिलीज हुई। ये डॉक्ट्रिन इंडियन आर्मी के स्ट्रैटेजीज को बयान करती है। पर से इंडियन आर्मी ये कहती है दैट द स्ट्रैटेजी इज प्यूनिटिव इन नेचर, यानी कि एनिमी को पनिश करने की स्ट्रैटेजी। द आइडिया इज टू स्ट्राइक डीप विद इन द एनिमीज टेरिटरी, यानी कि पड़ोसी या एनिमी के टेरिटरी में हम डीपली स्ट्राइक करें, टेक अ लॉट ऑफ लैंड एरिया, बहुत सारे लैंड एरिया को कब्जे में ले, एंड देन यूज इट फर्दर टू बार्गेन फॉर आवर इंटरेस्ट, कि हम अपने इंटरेस्ट्स या हम अपने इमीडिएट वॉर गोल्स के रियलाइजेशन में उस लैंड को एज अ बार्गेन यूज करें। ये काफ़ी कन्वेंशनल अप्रोच है, यानी कि परंपरागत अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मर जनरल्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद ये कामयाब ट्रीटी या ये शायद ये कामयाब स्ट्रैटेजी उतनी नहीं है। क्यों? नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की तरफ से ये दलील दी जाती है दैट पाकिस्तान हैज़ गॉट अ नियर पैरिटी विद इंडिया विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर टैक्टिकल वॉरहेड्स शायद इंडिया से ज़्यादा हैं। टैक्टिकल्स मीन्स वेरी स्मॉल वेपन्स विद अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्टाइल वॉरहेड्स, कि छोटे छोटे 80 और 90 इवन 10-20 kg वॉरहेड्स ऑफ न्यूक्लियर फिसाइल फ्यूल्स। और ये सारे न्यूक्लियर फिसाइल फ्यूल्स बहुत सारे प्रोलिफरेशन में बनाए गए ताकि छोटे छोटे जगहों पर न्यूक्लियर अटैक्स किए जा सके। नाउ दिस मेक्स पाकिस्तान अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर ब्लैकमेलर स्टेट, यानी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके की प्यूनिटिव स्ट्रैटेजी की जाए तो पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर पावर्स के तहत या न्यूक्लियर मिसाइल्स के तहत ब्लैकमेल भी कर सकता है, एंड हेंस दिस स्ट्रैटेजी हैज़ सम लिमिटेशन। सेकेंड, चाइना का एग्जाम्पल, दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना के बारे में दिया जाता है दैट चाइना ओपन मिलिट्रीली कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ नहीं करता। दैट मीन्स इट डज नॉट ओपनली डिफाई और चैलेंज इंडियाज अथॉरिटी एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न्ड। अगर आप चाइना के बॉर्डर को देखें, जो हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी बॉर्डर है, सबसे बड़ा लॉन्ग बॉर्डर है आफ्टर बांग्लादेश, ऑफ कोर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर दैट वी शेयर इज विद बांग्लादेश एंड देन विद चाइना। चाइना के बॉर्डर्स को देखें तो बांग्लादेश जितनी इजी बॉर्डर्स नहीं है। चाइना का बॉर्डर्स ज़्यादातर इंडिया के साथ माउंटेनियस रीजन पे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स वेरी टफ फॉर ग्राउंड ऑपरेशंस टू टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हमेशा सलामी स्लाइसिंग करता है। दिस आई एम कोटिंग द फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरावणे। सो नरावणे सर हैज सेड कि चाइना की स्ट्रैटेजी है कि वो सलामी स्लाइसिंग, यानी कि थोड़ी थोड़ी एरियाज, इंडिया के थोड़े थोड़े एरियाज वो अपने हक में, वो अपने काबिज में करना चाहता है, और उसके थ्रू कन्फ्रंटेशंस होते रहते हैं। एग्जाम्पल इज डोकलाम क्राइसिस इन 2017, द गलवान क्राइसिस इन 2020, एंड विच कंटिन्यूज। नाउ वी हैव सीन द कॉन्फ्लिक्ट्स इन तवांग ऑल्सो। सो ये स्ट्रैटेजी चाइना की रहती है हमेशा, जो कन्वेंशनल अप्रोच को, इंडिया के या इंडियन आर्मी के लैंड डॉक्ट्रिन अप्रोच को भी चैलेंज करती है। नाउ इसके बेसिस पे या इन हॉस्टाइल नेबर्स के बेसिस पे कई कमिटीज़ इंडिया में आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं के सुंदर जी के समय से बताऊं तो के सुंदर जी कमेटी ऑल्सो केम। देन यू हैड के सुब्रमण्यम कमेटी, जिसको आप सब कारगिल रिव्यू कमेटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद DB शेकातकर कमेटी, और सबसे रिसेंटली लेट श्री बिपिन रावत, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की तरफ से भी रिव्यू कमेटी साझा हुई।
इन सब कमिटीज का लगभग रिपीटेड डिमांड्स रहा। नंबर 1, टू मेक द इंडियन आर्मी एजाइल, दैट मीन्स यू हैव टू ट्रिम द फोर्सेस, आप अपने फोर्सेस को कम करें। फॉर एग्जाम्पल, लेट जनरल बिपिन रावत सेड दैट वी हैव टू रिड्यूस द आर्मी स्ट्रेंथ बाय एटलीस्ट, you have to reduce the personals by at least 1 lakh, कि आप 1 लाख कम से कम personals reduce करें। Second most important recommendation he said is that Indian armed forces, armed headquarters services, जो ग्रुप ए की एक सर्विसेज हैं, उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। Third, they said that Indian Army operates 17 single operative commands in India, और इन सारे सिंगल ऑपरेटिव कमांड्स को चेंज करके, शिफ्ट करके, यू हैव टू मूव टूवर्ड्स व्हाट यू कॉल एज इंटीग्रेटेड ब्रिगेड लेवल, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। देन यू हैव टू इंटीग्रेट द बैटल ग्रुप्स ऑफ द 3 सर्विसेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू मेक थिएटर वॉर कमांड्स। इंडिया में थिएटर वॉर कमांड्स बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान एंड निकोबार इज ओनली एंड इनफैक्ट द फर्स्ट थिएटर वॉर इन इंडिया जहां पे तीनों सर्विसेज एक साथ उस एरिया को अप्रोच करती हैं या उस एरिया के प्रोटेक्शन को अप्रोच करती हैं। नाउ 2015 में एक अहम बैठक हुई इन आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य हमारा एयरफोर्स कैरियर, उसके ऊपर चीफ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम निर्णय ये लिए गए, नंबर 1, टू रिड्यूस ऑफ कोर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्मी, थोड़ा एजाइल बनाया जाए। सेकेंड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल वेपन्स, कि टेक्नोलॉजिकल वेपन्स की ज़्यादा यूज़ हो। थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडक्शन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए। एंड फोर्थ, द कमिंग अप ऑफ साइबर वॉरफेयर गेम, कि साइबर वॉरफेयर को भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के डॉक्ट्रिन में शामिल किया जाए। 2019 में इस मीटिंग को फलीभूत होते हुए हमने देखा, एंड वी सॉ दैट द डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी, एंड नॉट टू फॉरगेट द CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफिस वाज अपॉइंटेड। तो अब वक्त आ चला है ये बात करने का कि इंडियन आर्मी को प्रेजेंटली ऐसे कौन से स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं जो शायद रोकती हैं या उन्हें और एक अनकन्वेंशनल अप्रोच लेने में मदद नहीं कर पाती। नंबर 1, ये बताया जाता है कि इंडियन आर्मी का बजट ज़्यादातर उन्हें टेक्नोलॉजिकल चेंज की तरफ प्रेरित नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, 61% ऑफ इंडियन आर्मीज बजट, यानी कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के 61% ऑफ द बजट जस्ट गोज इन giving salaries and pensions that amounts to around 2,91,000 crore. आप समझ सकते हैं around 3 lakh crores Indian defense budget just goes in salaries and pensions. So बचा at around 39%. So 39% of the budget goes for technological change, और technological change में भी आप you just import or you just through defense procurement policy आप वही कन्वेंशनल वेपन्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, टैंक्स, इंटीग्रेटेड बैटल टैंक्स, हावर्ट्जर्स और प्रोजेक्टाइल वेपन्स एक्सेट्रा। ऐसे में जो न्यू एज टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं उसके लिए द प्रोक्योरमेंट ऑफ दैट गोज टू इवन लेसर देन योर बजट ऑफ अराउंड 10%। सो इंडियन आर्मी रिव्यूज़ ये बताते हैं कि इंडियन आर्मी अराउंड 10% ऑफ देयर बजट जस्ट स्पेंड करती है फॉर न्यू एज वेपन्स एक्विजिशन। नंबर 1। सेकेंड, इंडियन आर्मी शायद आज भी अपने ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट और अपने ऑफिसर्स प्रमोशन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है। कंट्रोवर्सी नॉट आउटसाइड द आर्मी रेल्म बट विद इन द आर्मी रेल्म, यानी कि आर्मी स्ट्रक्चर के अंदर ही एक प्रकार से रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में बायसनेस है। ये बात फॉर्मर जनरल्स कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी ज़्यादातर इन्फेंट्री और आर्टिलरी के ऑफिसर्स को प्रमोट करती है, ना कि C4ISR कैपेबिलिटी के ऑफिसर्स को, यानी कि वो ऑफिसर्स जो कॉम्बैट में, आर्टिलरी में या इन्फेंट्री में मौजूद रहे हैं। और C4ISR का मतलब इन कॉम्पिटर्स,
in relays, in information technology, in reconnaissance services, in signals services इत्यादि. So जो officers technological background provide करते हैं या medical services provide करते हैं, शायद उन्हें promotion का उतना मौका नहीं मिलता. Second important thing which is said with respect to challenge. Now I'm coming to third. The third important thing which is said regarding to the challenge is that the civil bureaucracy, यानी कि डिफेंस को जो सिविल ब्यूरोक्रेसी मदद करती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या वो डिफेंस सेक्रेटरी हों या आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सर्विसेज के पर्सनल्स हों, ये सारे सर्विसेज शायद तीनों ब्रांच ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस के बीच में लाइजन पैदा नहीं कर पाती या तो ठीक से आर्बिट्रेट नहीं कर पाती. यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना के बीच में समन्वय का काम सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का है, यानी नौकरशाही का है. और ये काम शायद सिविलियन ब्यूरोक्रेसी अपने अच्छे ढंग से नहीं कर पाती. इसीलिए गठन हुई थी CDS की. और अब आते हैं इसके फोर्थ चैलेंज पे, यानी कि CDS पे. द CDS, द रोल ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कहा जाता है कि वो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं रक्षा मंत्री के, यानी कि रक्षा मंत्री के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर हैं CDS. ज़्यादातर गवर्नमेंट्स में, यानी कि US गवर्नमेंट में या कैनेडियन गवर्नमेंट में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीधे हेड ऑफ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि सीधे प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को, जहां पर भी वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है. इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीधे रिपोर्ट नहीं करते. नंबर 1. सेकेंडली, ये भी कहा जाता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रोल्स ओवरलैप्ड हैं. ये ज़्यादातर डिफेंस के पर्सनल्स कहते हैं. उनका ये मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पोस्ट, जो एक सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का पोस्ट है, जस्ट टू गो बैक इन सम डिटेल्स, सबसे पहले ये पोस्ट अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में ब्रजेश मिश्रा ने संभाली थी, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के मेंबर थे. उसके बाद KR नारायणन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, उसके बाद शिवशंकर मेनन. अब हम देख रहे हैं अजीत डोवल जी को, जो इंडियन पुलिस सर्विसेज से आते हैं. ज़्यादातर डिफेंस सर्विसेज या डिफेंस पर्सनल्स का ये मानना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्योरली मिलिट्री बैकग्राउंड से होते हैं और NSA जो हैं वो प्योरली सिविलियन ब्यूरोक्रेसी से होते हैं. हालांकि इन दोनों का काम काफ़ी ओवरलैप होता है. ये स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के भी मेंबर्स होते हैं. स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड इज वन ऑफ द सब कमिटीज विद इन कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और ओवरशैडोइंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि इनके कामों में कई ज़्यादा ओवरलैप्स हैं और शायद ये भी इन्हें काफ़ी टकराव के माहौल में रखते हैं. या तो आप कह सकते हैं that CDS becomes very tough as a position vis-a-vis NSA. And finally, it says that आज भी, that is, I'm coming to the fifth challenge. वो ये कहते हैं कि आज भी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल अप्रोच, यानी कि परंपरागत अप्रोच के साथ ही काम कर रही है. वो अनकन्वेंशनल अप्रोच पे अभी भी अपने आप को नहीं रख रही है. फॉर एग्जाम्पल, जोरावर दुलेत सिंह की एक बुक है पाथ ब्रेकिंग शैडोज, और उसमें जोरावर साहब ये कहते हैं कि इंडियन महाद्वीप को या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अब 2050 के बाद नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वो सबसे पहला चैलेंज ये कहते हैं कि आर्कटिक आइस के पिघलने के साथ, यानी कि नॉर्थ पोल के पिघलने के साथ, न्यू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुल रहे हैं. यानी कि चाइना अब मलक्का स्ट्रेट पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहेगा. विश्व के नए चोक पॉइंट्स बेरिंग स्ट्रेट पे चले जाएंगे और शायद चाइना को घेरने की जो रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी थी भारत की, वो शायद कामयाब नहीं हो पाएगी. दूसरा, वो ये कहते हैं कि विश्व के जो थर्ड पोल हैं, यानी जो तीसरा ध्रुव है विश्व का, जिसे आप हिमालय के नाम से जानते हैं, जो भारत को, चाइना को और साउथ ईस्ट एशिया को पानी भी प्रदान करता है, वो अब एक नया जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनने जा रहा है. और इसमें पार्टिसिपेंट्स ऑब्वियसली होंगे इंडिया और चाइना. चाइना जो अपने तरीके से वॉरफेयर गेम्स में, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर्स में इंडिया से काफ़ी आगे है. उसने अपनी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड भी बनाई हैं, साथ ही साथ स्पेस
और साइबर के क्षेत्र में भी उसने अपने आप को काफ़ी आगे रखा है, ये भारतीय सेना को एक काफ़ी बड़ा चैलेंज देता है। सो दरकार है यानी कि ज़रूरत है एक ऐसे फोर्स की जो स्ट्रॉन्ग हो, जो निम्बल हो, यानी कि दरकार है एक ऐसे फोर्स की, एक ऐसे थल सेना की जो स्ट्रॉन्ग हो, निम्बल हो, एजाइल हो, और साथ ही साथ अनकन्वेंशनल वॉर्स, यानी कि चाहे वो प्रॉक्सी वॉर हो टेररिस्ट के थ्रू, या ड्रोन्स वॉर हो जैसा कि आप यूक्रेन रशिया के पक्ष में देख रहे हैं, या तो ऐसे वॉर्स हों जो नॉन लीनियर हो, जो सामने के पसोपेक्ष में ना हो, जो आप शैडोज में फाइट करें, एनिमी को आप सामने सामने ना देखें लेकिन शैडोज में फाइट करें। ऐसे वॉर फाइट करने के काबिल कायम थल सेना की हमें ज़रूरत है। सो आई होप you liked the presentation of India's defense review, particularly the army edition. हम defense review में नेवी और एयरफोर्स को भी लेके अलग प्रोग्राम्स लाएंगे। हमने कोशिश की है to merge up all the facts together and present a coherent picture of India's army's preparedness. We will also share you the sources through which we have prepared this. Hope you find it better for your preparation as for general awareness. Thank you for watching Study IQ. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।